हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। हम पढ़ने जा रहे हैं जीओसी। तो जीओसी पढ़ते हुए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट शब्द का मतलब ही क्या होता है? जो बीच में बना है। किसके बीच में? जाहिर सी बात है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन के बीच में ही बना होगा। देखिए जी, ये कोई भी एक नॉर्मल सी रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और उसको खत्म कहां पर होना है? प्रोडक्ट पे खत्म होना है। अब ये रिएक्शन प्रोडक्ट पे क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि प्रोडक्ट एक स्टेबल चीज है, तो स्टेबिलिटी पे आके ये खत्म हो गई है। अब रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, बीच में भी तो कुछ स्टेजेस आएंगी। तो रिएक्टेंट से बनेगा इंटरमीडिएट और ये इंटरमीडिएट अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अब ये इंटरमीडिएट कितने टाइप के हो सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, और ये हम कैसे देखेंगे? इसकी सहायता से देखेंगे। अब देखो, यहां पर मामला कुछ इस प्रकार है कि ये कार्बन एटम ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक ये ए एटम के साथ। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बॉन्ड कैसे बनता है अपने को पता है। इस बॉन्ड के बनने में ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने पेश किया है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, और सेम इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनता है। सेम यहां पर हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने पेश किया और एक ए ने, और दोनों में आपस में बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बोल दूं कि कार्बन और इस ए एटम के बीच का जो ये बॉन्ड है, इसे आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के लिए अंग्रेजी का जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा लिसिस कर दो। देखो, ये नामकरण सारा आ जाएगा, इसकी टेंशन मत लो, बस यहां पर समझो, ठीक है। देखो, ये बॉन्ड अगर अपने को तोड़ना है तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। दो पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये बॉन्ड टूटा तो सेम बर्ताव कार्बन के साथ होगा, सेम बर्ताव ए के साथ, दोनों के साथ बराबर बर्ताव होगा। बराबर बर्ताव का मतलब क्या है? कि एक इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये ए एटम ले जाएगा। तो कार्बन कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसको फ्री रेडिकल बोल देंगे। आगे सब कुछ सारा नाम आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि कार्बन के साथ अलग बर्ताव हो और इसके साथ अलग बर्ताव हो। अलग बर्ताव में भी दो केस आ जाएंगे कि या तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन उड़ा के ले गया, या फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ए एटम उड़ा के ले गया, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाला ये बन गया अपना कार्ब अनायन। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ए एटम ले गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन, ठीक है। देखो भैया, जो अभी अभी हमने सीखा है उसी को यहां अंग्रेजी में लिख दिया है। देखो, हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना था? कार्बन और ए के बीच का ये वाला बॉन्ड तोड़ना था। तो मैंने क्या बोला था? एक केस में दोनों के साथ सेम बर्ताव होगा कि कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो सेम मतलब होमो, होमो मतलब सेम बर्ताव हुआ है। लिटिक वो लिसिस से आ गया है कि बॉन्ड टूटा है, और ये क्या बन गया है? कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया है। और अलग बर्ताव होगा तो शब्द आ जाएगा हेटेरो, और लिसिस मतलब टूटना, अलग तरीके से टूटे हैं। हमने बात की थी कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ए एटम ले जाएगा जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा कार्बोकटायन, और दूसरी पॉसिबिलिटी, या दोनों इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड में से कार्बन एटम ले गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया कार्ब अनायन। तो दोस्तों, हमारे सामने 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ चुके हैं, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकटायन, एक कार्ब अनायन, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी आपको ये चार्ज दिख जाए ना, ये पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, ये फ्री रेडिकल दिख जाए, ये नेगेटिव चार्ज दिख जाए, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा दुख है, ये सारा का सारा दुख है। और आपके सामने क्वेश्चन आएंगे किसके? स्टेबिलिटी के। तो अगर कोई इस दुख को कम कर देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर कोई इस दुख को और ज्यादा बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये सारे, मेरी बात फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये सारे दुख हैं। किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये सारा ही दुख है। और इस दुख को कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, इसी पे बेस्ड अपनी पूरी जीओसी चलेगी।
तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इसके नाम में यार इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स का आवन जावन होगा। ये दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। परमानेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और रेजोनेंस में ही हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप 100 स्टार तो लगा ही लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ना के बराबर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। ये बेसिकली क्या है, ये एक कार्बन की चेन है और यहाँ पर ये फ्लोरीन लगा हुआ है। हमें ये बात पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जाहिर सी बात है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया तो इस पर आ जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। बट आपने देखा होगा हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव लिखने का मतलब है ये बॉन्ड पूरे तरीके से टूट गया है और इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्लोरीन अपने साथ उड़ाकर ले गया है। बट अगर ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे बना हुआ है, सिर्फ फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित किया है, खींचा है, ये बॉन्ड नहीं टूटा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है जी। तो अब हम दिखा देते हैं। देखो फ्लोरीन की हमने बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा कैसा चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन की कार्बन की कार्बन की कार्बन की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम होनी चाहिए। बट इस कार्बन पे ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है तो ये इस कार्बन के सेम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बट जाहिर सी बात है ये जो फोर्स था, ये जो पावर थी, ये इससे कहीं ज़्यादा थी क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लोरीन की पावर थी। ठीक है, ये पावर कम है। अब देखो इस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा डेल्टा डबल पॉजिटिव, इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं। ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में सेम इसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पर आ जाएगा क्या, डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव। और इस बात में कोई शक नहीं है कि डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है। तो ये चेन कब तक चलानी है आपको, तो ये 3 कार्बन तक चला लेना कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बस इतना ही है ना, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं। ठीक है। अब देखो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये कार्बन की चेन थी, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या ये ग्रुप हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फ्लोरीन था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी इसलिए इसने खींच लिया। पर यहाँ पर ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जो इस कार्बन की चेन की तरफ, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है, वो इस चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा और ये है ना इस डायरेक्शन में काम चलेगा। ठीक है। तो ये कैसे देखें, देखो भाई 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, एक माइनस आई ग्रुप, एक प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, जैसा कि हमने फ्लोरीन के केस में देखा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इस बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपको इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। देखिए जी, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आते ही आपकी नज़र जानी चाहिए कि दुख क्या है। दुख क्या है हम बात कर चुके हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, ये सभी क्या हैं, एक तरीके के दुख हैं। अब देखिए भैया, अगर मैं बहुत दुखी इंसान हूं और मेरे दुख को कोई कम कर देगा आके तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और अगर मैं पहले से ही दुखी हूं, मेरे को कोई और ज़्यादा दुखी कर देगा तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है।
अब देखो इनके पास दुख क्या है, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज और इसके पास भी ये नेगेटिव चार्ज। अब माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इसने दुख को घटा दिया है, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया है। इधर देखो पहले ही इसके पास नेगेटिव चार्ज था और इसने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया है, मतलब इसने स्टेबिलिटी को कम कर दिया है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कुछ सोचने की बात है ही नहीं। अब देखो आपके पास आएंगी दो तरीके की दिक्कतें। पहली दिक्कत क्या आएगी, देखो फ्लोरीन का तो सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। बट ऐसा कोई ग्रुप आ गया जिसको अपने को पता ही नहीं है कि NO2 है, अपने को पता ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हिसाब लगाएं, ठीक है। तो पहली दिक्कत क्या आ गई, अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप माइनस आई है कौन सा प्लस आई है, देख के कैसे बताएं, पहली दिक्कत। अब आती है दूसरी दिक्कत, चलो मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला फ्लोरीन माइनस आई शो करता है और ये वाला भी माइनस आई शो करता है। तो अब क्या दिक्कत आ गई, आपको कैसे पता चलेगा कि किसका माइनस आई ज्यादा है किसका कम है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ये कैसे बताओगे, क्योंकि आंसर तो तभी आएगा स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में। तो मैं आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए बताने जा रहा हूं एक बेहतरीन ट्रिक। आज के बाद इन सब में कन्फ्यूजन आपको कभी हो ही नहीं सकती, मेरी गारंटी है। मेहरबानों कदरदानों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं माइनस आई के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक। देखो प्लस आई की ज्यादा दिक्कत अपने को नहीं आती है, माइनस आई की आती है और सवाल भी इसी से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बात कुछ ऐसी है, केवी एजुकेशन भविष्य में जाके इतना अमीर हो गया कि उसने अपने नाम से क्या खोल लिया, कॉलेज खोल लिया, ठीक है। तो ये केवी एजुकेशन कॉलेज है, इसमें पढ़ने आए बहुत ही सुंदर हैंडसम दो लड़के, एक सलमान और एक फरहान, ठीक है। और ये इतने खूबसूरत लड़के थे, इतने हैंडसम थे कि ये किसी भी लड़की से बात करने में नहीं डरते थे, बल्कि लड़कियां इनसे डरती थी कि ये उनको रिजेक्ट ना करते। तो ये इतने खूबसूरत लड़के थे। अब हुआ क्या, इस कॉलेज में एंट्री होती है एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम था करीना, मतलब इतनी सुंदर थी भाई साहब, सुंदरता की हदें पार कर दे, इतनी सुंदर थी, ठीक है। तो भैया जी ये सलमान, ये फरहान और ये खूबसूरत करीना, स्पेलिंग ध्यान रखना, खूबसूरत करीना। अब करीना इतनी खूबसूरत थी कि बाकी लड़के तो सोचते ही थे कि इससे बात कैसे करें कैसे करें कैसे करें, इतनी सुंदर है, ठीक है। जो सलमान और फरहान जिनका कॉलेज में नाम था भाई, इतने हैंडसम थे, वो भी करीना से बात करने में डर रहे थे कि कैसे बात की जाए, ये इतनी सुंदर थी। तो अब भाई सिचुएशन ये आ गई है कि करीना इतनी खूबसूरत है कि नॉर्मल लड़के तो छोड़ो, फरहान और सलमान भी उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरे कॉलेज में एक कंपटीशन का माहौल हो गया है ना, होड़ सी लगी कि कौन सबसे पहले करीना को हेलो बोलेगा, कौन सबसे पहले हेलो बोलेगा, ठीक है। तो हम कैसे बोल देंगे कि ना तो फरहान बोल पा रहा है ना सलमान बोल पा रहा है, तो कौन सबसे पहले खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, और इसी को हम लिख देते हैं, या जो अभी अभी हमारे सामने चीजें हुई हैं उसी को यहां पर लिख दिया है कि ना तो फरहान बोल पाया ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले, औरों देखो OROH, औरों से पहले। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ना फरहान बोल पाया ना सलमान बोल पाया, तो कौन CN कौन खूबसूरत COOH खूबसूरत करीना को हेलो, हेलोजन हेलो बोलेगा औरों OROH औरों से पहले। अब इसका मतलब क्या बनता है वो देख लेते हैं। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना ऑर्डर बनके अपने सामने आ चुका है। आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान यहाँ पर रखना है, बाकी सब तो मक्खन है जी मक्खन। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, नाइट्रोजन को कॉमन ले लेना है, एक बार F के साथ भेज देना है, एक बार R के साथ, एक बार H के साथ। देखो नाइट्रोजन को कॉमन ले लिया, एक बार F के साथ, एक बार R के साथ, एक बार H के साथ, तो सबसे आगे हो जाएगा NF3 वाला ग्रुप, फिर NR3 वाला, फिर NH3 वाला। आगे तो भाई पूरा अपने आप ही चलेगा। देखो ना फरहान फिर ना सलमान, ना से NO2 ग्रुप आ गया, ना सलमान से याद आएगा SO3H ग्रुप, ठीक है। तो कौन, CN से तो डायरेक्ट ही CN याद आ गया, खूबसूरत खूबसूरत COOH ग्रुप याद आ गया, करीना से COR ग्रुप याद आ गया, हेलो बोलेगा, हेलो से तो अपने आप ही हेलोजन याद आएगा, और हेलोजन में अपने को पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है।
कौन हेलो बोलेगा ओरो, ओरो, ओ आर ओ एच, डायरेक्ट ही याद आ गए ओ आर ग्रुप, ओ एच ग्रुप से पहले, पहले से तो फिनाइल याद आकर ही रहेगा। तो ये अपना याद हो चुका है। अब माइनस आई के बाद हम देखने वाले हैं प्लस आई ग्रुप की ट्रिक। देखो इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो पहला लॉजिक तो ये हो गया कि जो माइनस आई में नहीं है वो प्लस आई में दिख जाएंगे, ठीक है, पहला लॉजिक ये है। देखो दूसरा लॉजिक क्या है, प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखो पैसे को कौन डोनेट करता है, जिसके पास पैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नेगेटिव चार्ज वाले, देख लीजिए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है इसीलिए डोनेट कर सकते हैं। तो प्लस आई में एक तो आपको नेगेटिव चार्ज वाला ये लॉजिक मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जितने भी आपको CH3 ग्रुप वाले, कार्बन के ग्रुप वाले, बेसिकली कार्बन के ग्रुप वाले मिल जाएं वो सारे प्लस आई में डाल दो। देखो सारे CH3 कार्बन के ग्रुप वाले हैं ना, कार्बन 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 वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी कौन कम कौन ज्यादा होगा, देखो जितना ज्यादा हैवी ग्रुप होगा, जितना ज्यादा हैवी हैवी ट्रक जितना भरा हुआ होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा। देखो इसके पास 3 CH3 हैं, इसके पास 2 CH3, इसके पास 1 CH3, फिर ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और ये हाइड्रोजन। इसमें ट्रीटियम सबसे हैवी है, जितना ज्यादा भारी उतना ही ज्यादा प्लस आई होगा। ऑर्डर हो गया। इन कार्बन वालों के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज वाले तो आगे निकल ही जाएंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, इनके पास तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम खुद को एक बार गूगल वाले नक्शे में देख लेते हैं कि हम कहां पर हैं। देखिए दोस्तों, हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब बारी किसकी है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बारी है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए दोस्तों, बात साफ सीधी है कि हम एग्जाम में देख कर कैसे बताएं कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या फिर यहां पर अब्सेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है दुनिया में 3 ही जगह पर पाई जाती है। पहली जगह कार्बोकटायन, दूसरे फ्री रेडिकल और तीसरे एल्कीन। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्या दुनिया के सभी कार्बोकटायन में, क्या दुनिया के सभी फ्री रेडिकल में, क्या दुनिया के सभी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी एक रूल है कि दुनिया के ऐसे कार्बोकटायन या दुनिया के ऐसे फ्री रेडिकल या दुनिया के ऐसे एल्कीन जिनमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हुए तो बढ़िया बात है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और यह अल्फा हाइड्रोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यह कंडीशन हमने देख ली। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी सवाल कैसे करना है, पहले हमें यह चेक करना है कि इन तीनों में से एक होना चाहिए, फिर हमें ये अल्फा हाइड्रोजन वाली बात चेक करनी है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है, ये sp3 कार्बन कैसे देखना है, चलो जी इसका भी जुगाड़ करते हैं। अब ये 5 मुश्किलें आ गई अपने सामने, इनमें अपने को अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। देखो भाई अलाइलिक शब्द और वो सब ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, क्वेश्चन आपके इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, ढूंढते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो जो भी आपको एक्टिव सेंटर दिखे ना, एक्टिव सेंटर क्या होता है, जैसे इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो भी आपको एक्टिव सेंटर दिखे उस पर डब्बा बना लो, ठीक है, जो भी एक्टिव सेंटर दिखे उस पर डब्बा बना लो, जो भी एक्टिव सेंटर इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, उस पर डब्बा बना लो, जो भी एक्टिव सेंटर दिखे उस पर डब्बा बना लो, जो भी एक्टिव सेंटर इसमें क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, उस पर डब्बा बना लो। अब देखो खेल कैसे चलेगा, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा ना वो आपका है अल्फा कार्बन, ठीक है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो है अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और यहाँ इसके ये हाइड्रोजन लगे हुए, इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये हाइड्रोजन लगे हुए। तो डब्बे से अगला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, है ना। सेम इधर ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखते हैं, देखो भाई डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन हो गया, डब्बे से नेक्स्ट जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इससे लगे हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे, इससे लगे हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है।
अब देखिए भैया, कोई भूला बिसरा अनजान व्यक्ति आपसे सवाल पूछ ले कि इनमें बताइए भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, तो आप कैसे बताओगे? देखो भाई, ये CH3 में कोई खास बात नहीं है, ये लाल डॉट है ना, कहीं से भी आके कहीं भी चिपक जाते हैं, बिन बुलाए बराती है, तो इस पे लाल डॉट वाली लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है भाई, देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कि नहीं होगी, कैसे देखेंगे? देखो भाई, ये अपने रूल्स लिखे हुए हैं, सिंपल सी बात है। ये क्या है भाई, कार्ब अनायन है और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल या एल्कीन चाहिए, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, अल्फा हाइड्रोजन तक जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, ये क्या है भाई, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये भी पहले ही रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, एल्कीन है, तो पहला रूल तो इसने पास कर दिया, ये वाला रूल तो इसने पास कर दिया कि भाई एल्कीन है। नेक्स्ट भाई, अब अल्फा हाइड्रोजन वाली और कार्बन वाली बात चेक करनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं। अभी अभी हमने सीखा कि एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेते हैं। एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन जो होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। हमें कितने चाहिए थे? एटलीस्ट एक चाहिए था, और यहाँ पे तो तीन तीन मिल गए, लॉटरी लग गई। तो मतलब दोनों ही रूल इसके पास हो गए, एल्कीन वाला रूल भी पास हो गया और अल्फा हाइड्रोजन वाला भी, और sp3 कार्बन वाला एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, एक बॉन्ड और तीन हाइड्रोजन के साथ, तो sp3 ही निकल के आएगी, तो सारे रूल इसके पास हो गए, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। अब देखो, ये कुछ और सवाल है, ये भी करके देख लेते हैं। देखो भाई, होना क्या चाहिए? कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन। हमेशा बेसिक स्टेप से चलना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, हमेशा ये फॉलो करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। इसमें देखते हैं भाई, क्या क्या होना चाहिए था? कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, बट ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन है, मतलब इस पे तो काटा मार दो देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, तो एल्कीन है तो भाई कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमें क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन और sp3 कार्बन। तो हम क्या करते हैं? एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेते हैं। एक्टिव सेंटर से अगला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, एक्टिव सेंटर से अगला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अपने को क्या करना है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, चेक कर लो भाई, sp3 निकल के आएगी, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी, सारे ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई, इसमें देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेते हैं, और यहीं आप गलती करोगे। मैंने क्या बोला? हमेशा बेसिक स्टेप से चलो, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। पहले चेक करो, कार्बोकटायन है, फ्री रेडिकल है, एल्कीन है। कार्बोकटायन है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद डब्बा बनाना है, भागते ही डब्बा बनाने मत भागा करो, फिर आप क्या करोगे? नेगेटिव चार्ज हुआ वहां भी डब्बा बना दोगे। ठीक है, तो डब्बा बना दिया, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तीनों क्या होंगे? अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5, इसके पास कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और अब कार्बन की क्या देख लो? हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इसकी चेक कर लो, चाहे इसकी चेक कर लो, सारे सिंगल बॉन्ड में है, तो sp3 निकल के आएगी, मतलब यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। नेक्स्ट भाई देखो, देखते ही काटा मार दो, एल्कोहल दिख रहा है, देखते ही काटा मार दो, क्योंकि कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, फिर अल्फा हाइड्रोजन, फिर sp3 कार्बन। देखिए दोस्तों, अगर आपसे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछ लिया जाए कि इसमें से और इसमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देख लेते हैं जी, देखो हमने क्या करना है? एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेना है, एक्टिव सेंटर पे डब्बा बना लेना है। एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है जी। ठीक है, और वो sp3 कार्बन वाला रूल तो आप देख लो पूरा हो रहा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें। ठीक है, इधर देखो, डब्बे से अगला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, डब्बे से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 ये इसके पास है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है। तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन में आप कहां फंस जाओगे कि इसके पास भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें हमेशा याद रखना, सिस और ट्रांस के कंपैरिजन में ट्रांस वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। देखिए दोस्तों, इस हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ही टॉपिक में एक टॉपिक आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कुछ नहीं है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो किसके? स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी कैसे देखनी है? हमने अभी अभी देखा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी कम होगी। तो अल्टीमेटली अल्फा हाइड्रोजन से हम ये निकाल सकते हैं।
भाई बात कुछ ऐसी है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अपने को यहाँ कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस बकवास करनी है। बकवास क्या करनी है? 3 तरीके के इंसान हैं, उनको अपने को पहचानना है, बस इतना सा काम है। 3 तरीके के इंसान कौन से हैं? एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। अब बात है इनको पहचानेंगे कैसे। देखिए जी, जो एरोमेटिक इंसान होंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे, एंटी एरोमेटिक वाले इसको, और जो इन दोनों रूल को फॉलो नहीं कर रहे उसको उठा के नन ऑफ द अबव नॉन एरोमेटिक में पटक दो। ठीक है, अब एरोमेटिक का रूल क्या बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4n+2 होनी चाहिए, और इसी को अंग्रेजी में हकल्स रूल बोल देते हैं। प्लस क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? Cr यानी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। अब कई बच्चे चक्कर खा के गिर गए होंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Cr क्या होता है, इसकी टेंशन मत लो, आगे बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। तो इस रूल को जो फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक में क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां कितनी थी? 4n+2, और यहां खाली 4n, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, प्लस सेम यहां Cr प्रेजेंट होनी चाहिए, वो एंटी एरोमेटिक में। जो इनमें से कहीं भी फ्लॉप हो गया उसको उठा के पटक दो नन ऑफ द अबव यानी नॉन एरोमेटिक में। अब देखो एग्जाम में हमारा बार बार टाइम वेस्ट ना हो तो n की वैल्यू रख के देख लेते हैं। n की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर 6 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इधर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर 8 आ जाएगा। तो इसी को हम एक बार थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि भाई एरोमेटिक वाले में n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो 2 6 10 14। ठीक है, 4 4 का गैप है और 2 से शुरू किया है। एंटी एरोमेटिक वाले में अगर आप n की वैल्यू रखते हो 0 1 2 3 4, फिर आंसर कैसे आएगा? 0 4 8 12। वो ये 4 4 का गैप है, बट ये 0 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये 0 से शुरू हुआ है और 4 4 का गैप है, ये 2 से शुरू हुआ है और 4 4 का गैप है, और बाकी रूल वही है ना। ये अपना आसान तरीका बन गया कि बार बार 4n+2 वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इसको और इसको दोनों को फॉलो करने में फ्लॉप हो जाए उसको उठा के पटक दो नोटा यानी नन ऑफ द अबव यानी नॉन एरोमेटिक में। अब देखिए जी, सवाल उठता है, मैंने आपको बोला था मैं आपको सिखाऊंगा ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, और ये Cr यानी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस क्या चीज होती है। चलिए देखते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं आपको, जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन देगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जहां भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जहां भी आपको लोन पेयर दिख जाए वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। और पॉजिटिव चार्ज कितने देगा? देखने से ही पता लग रहा है 0। कुछ भी याद नहीं करना है, देखने से पता लग रहा है। देखो ये वाले 2 दे देगा, ये वाले 2 दे देगा, ये वाले 2 दे देगा, और इसके पास तो है ही नहीं, 0 देगा। ठीक है, 2 तो 2 पॉजिटिव चार्ज 0। ये तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का तरीका हो गया। अब हम देखते हैं ये कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस क्या है। कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस कुछ नहीं है, ट्रेन के डब्बे हैं। बस ध्यान ये रखना है, एक भरा डब्बा एक खाली डब्बा, एक भरा डब्बा एक खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। अब अपने तेज दिमाग में आप जरूर सोच रहे होगे भरा डब्बा खाली डब्बा क्या बकवास कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए जी, जहां भी मैंने खाली डब्बा बोला है उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। और भरा डब्बा जहां जहां बोला है उसका मतलब क्या क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, एक लोन पेयर हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए थे, इन्हीं की बात की थी कि ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 0 देगा। ठीक है, खाली डब्बे का मतलब सिंगल बॉन्ड, और भरे डब्बे का मतलब एक डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज। अब हम देख लेते हैं ये भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, ये ट्रेन कैसे चलानी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस बोल रहे हैं। देखो यहां पर देखो, डबल बॉन्ड क्या है? भरा डब्बा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर नेगेटिव चार्ज भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड भरा, फिर सिंगल खाली, फिर नेगेटिव चार्ज भरा। इस तरीके से इसमें कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस प्रेजेंट है। इधर देखो, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा। तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस है, ट्रेन चल रही है। इसमें देख लेते हैं ट्रेन चल रही है कि नहीं। डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, पॉजिटिव चार्ज भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा। तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस है, ट्रेन चल रही है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करने का माल मसाला हम साथ में लेके चलेंगे। आपको बताना है ये इंसान एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसके
पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर ले, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, 0 देगा। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है। तो बाकी कहीं पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे, तो इसके पास कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 यानी ये एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, CR यानी ट्रेन का डब्बा देखना है। तो ट्रेन का डब्बा हमने कैसे देखा था, पॉजिटिव चार्ज ये भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा, फिर खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा। मतलब इसमें कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। सबसे पहले इसके क्या करने हैं, हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। देखिए जी, नेगेटिव चार्ज कितने पाई इलेक्ट्रॉन देता है हम देख चुके हैं, 2 देता है। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब ये किसका फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा हमें CR चेक करनी है, यानी ट्रेन का डब्बा। देखिए नेगेटिव चार्ज भरा डब्बा, ये खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, ये खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। मतलब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा क्या, एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए जी, सबसे पहला काम वही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर कुछ भी नहीं है। तो 2 ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा, टोटल कितने, 6 आ गए। तो ये एरोमेटिक वाले में जा रहा है, पहला रूल पार कर चुका है। दूसरा CR देखनी है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, मतलब CR भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही रूल फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहला काम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड कितने देगा, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 पॉजिटिव चार्ज कितने, 0। तो टोटल हो गए 6 मतलब यहाँ पर एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो हो गया। नेक्स्ट CR चेक करना है। देखो जी, भरा डब्बा खाली डब्बा, 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 मतलब CR भी प्रेजेंट है। तो दोनों ही रूल फॉलो हो गए। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो जी, सबसे पहला काम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। पॉजिटिव चार्ज कितने देता है, 0। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2। तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 किसमें है, एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो हो गया। सेकंड CR चेक करना है। देखो जी, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, फिर से खाली डब्बा। तो खाली डब्बा खाली डब्बा, मतलब इसमें CR नहीं है। तो कोई भी रूल इनमें से अगर फ्लॉप हो जाए तो उसको नोटा में डालना है, यानी ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब बात कर रहे हैं पाई रोल की। बताओ, सबसे पहला काम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। डबल बॉन्ड 2 देगा, डबल बॉन्ड 2 देगा, और लोन पेयर कितने देगा, 2 देगा। तो टोटल 6 हो गए। मतलब भाई एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो हो रहा है। अब CR चेक करनी है। देखो जी, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा लोन पेयर भरा डब्बा, फिर खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा, मतलब CR भी प्रेजेंट है। मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। दोस्तों अब बात करने वाले हैं पाइरीडीन की, और इस क्वेश्चन में थोड़ा चौकन्ना रहना, पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। कितने हैं भाई, 2 डबल बॉन्ड के, 2 डबल बॉन्ड के, 2 डबल बॉन्ड के, और ये लोन पेयर है, 2 यहां से हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और यही हो जाएगी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। क्यों, क्योंकि देखो जी, ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई लोन पेयर डबल बॉन्ड के जस्ट टच हो रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर जस्ट उसके साथ में है, तो होता क्या है, देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या है, रिपल्शन मारते हैं। तो इस रिपल्शन से ये लोन पेयर प्लेन से बाहर चला जाता है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका आंसर कितना आएगा, 2 2 2। इसको काउंट नहीं करना है, यहां 6 आंसर आएगा। तो 6 के अकॉर्डिंग पहला रूल एरोमेटिक का फॉलो हो रहा है। अब अपने को CR देखना है। CR कैसे, देखो जी, भरा डब्बा खाली डब्बा, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, खाली डब्बा फिर भरा डब्बा, फिर खाली डब्बा, भरा डब्बा, खाली डब्बा, भरा डब्बा, और ये CR भी प्रेजेंट है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब देखो पाइरीमिडीन में भी सेम चीज होगी, आप काउंट करते रहना, बस मैं ये बता रहा हूं। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट साथ में लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के जस्ट साथ में लोन पेयर है, तो ना तो ये काउंट होगा ना तो ये काउंट होगा। आप काउंट करोगे तो ये एरोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब देखो फ्यूरान में ये 2
दो लोन पेयर वाली कंफ्यूजन से बच जाना, बाकी आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो काउंटिंग आपको आई गई है, कैसे करनी है वो आप करते रहोगे, बस मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको दो लोन पेयर दिखाई देंगे, दो लोन पेयर, याद रखना दोनों में से सिर्फ एक ही हिस्सा लेगा, ठीक है, एक हिस्सा नहीं लेगा। तो चेन कैसे चल जाएगी, देखो डबल बॉन्ड है ना, भरा डब्बा फिर खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा फिर खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। और काउंटिंग कैसे करनी है, दो इसके, दो इसके और दो इसके, ये काउंट नहीं करना है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, अपने को ज्यादा कुछ आता नहीं है तो बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेजोनेंस आखिर कौन चिड़िया का नाम है। देखिए जी, आपको यहाँ पर दो घर दिखाई दे रहे हैं, एक ये घर है, एक ये घर है। इस घर में बेचारा मेरी तरह एक अकेला इंसान रहता है और इसमें आप जैसे कपल रहते हैं, ठीक है, दो इंसान रहते हैं। अब देखिए, अगर यहां पर मेरे सर पर ये वजन, अबे यार क्या है ये, पेंसिल आजा, अगर यहां पर मेरे सर पर ये वजन रख दिया जाए, ठीक है, वजन रख दिया जाए, और इस वजन को 1 घंटे तक मुझे अपने सर पर रखना है, इधर आपके सर पर भी ये वजन रख दिया, सेम वजन है, इसको भी आपको 1 घंटे तक रखना है, ठीक है। तो मैं तो इस घर में बिल्कुल अकेला हूं, तो मुझे 1 घंटे तक ये वजन अपने सर पर, वजन क्या है, एक तरीके का दुख है, इस दुख को, इस वजन को 1 घंटे तक अकेले ही झेलना पड़ेगा। इधर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आप 10 मिनट वजन उठाओगे, 10 मिनट के बाद बोलोगे भाई ले तू उठा ले, ये 10 मिनट के बाद फिर इसे दे देगा, फिर 10 मिनट के बाद इसको, है ना, ऐसे आप वजन को बांटते रहोगे। तो आप खुद ही बता दो इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात है, इसमें आप वजन बांट रहे हो, एक दूसरे को आराम मिल रहा है, तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। इसी को बोल देते हैं रेजोनेंस। मैं यहां बोल दूंगा कि यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, क्योंकि जो दुख है वो बट रहा है। यहां रेजोनेंस अब्सेंट है, जो दुख है वो एक ही के सिर पर वहीं पर टिका हुआ है, वो बट रही रहा है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो दुख क्या होता है भाई, दुख होता है एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज या एक फ्री रेडिकल या लोन पेयर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, दुख हैं। तो ये जहां पर बट रहे हैं वहां रेजोनेंस प्रेजेंट है, जहां नहीं बट रहे वहां रेजोनेंस अब्सेंट है। तो दुख बट रहा है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है जी। अब देखो एक और केस आपके सामने आ सकता है। देखो ये एक घर है, ये दूसरा घर है, इसमें 2 इंसान हैं, इसमें 3 इंसान हैं, वही सेम काम करते हैं, वजन हमने इस पे डाल दिया, इस पे वजन डाल दिया, और यहां पर इस पे वजन डाल दिया, ठीक है। अब ये अपना दुख बांटेगा और ये भी अपना दुख बांटेगा, तो ये अपना दुख किसके साथ बांटेगा, सिर्फ एक इंसान के साथ, पर ये अपना दुख किसके साथ बांट सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो दुख बट रहा है, मतलब रेजोनेंस तो यहां है, ठीक है, और यहां पर भी दुख बट रहा है, मतलब रेजोनेंस यहां भी है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखने से ही लग रहा है यहां 3 बंदों में दुख बट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें एक और बात पता चल गई कि अगर दोनों जगह पर रेजोनेंस प्रेजेंट हो तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जहां पर रेजोनेंस की अमाउंट ज्यादा है, जहां रेजोनेंस की मात्रा ज्यादा है, जहां दुख को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है। 4 इंसान होते वो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो ये बात हमने देख ली, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो निश्चित तौर पे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि रेजोनेंस कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर नहीं है, ये हम देख कर कैसे पहचानेंगे। तो इसको देख के पहचानने के क्या तरीके हैं, देखो पहला तरीका ये है, हाँ, और यही तरीका काम आएगा 99% केसेस में, वो दूसरा तो वैसे ही है, ठीक है। तो तरीका क्या है पहचानने का, जहां पर ये कंडीशन आपको मिल जाए कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर वही अपने दुख, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर, ये सारे क्या थे अपने, ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे दुख थे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको कहीं मिल जाए, ये आगे कैसे चेक करते हैं मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर कोई दुख, दुख क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन अगर जहां होगी तो वहां रेजोनेंस प्रेजेंट है। बस एक बात का ध्यान रखना, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये सी के सामने डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, आगे सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसके आगे डबल बॉन्ड हो गया तो ये ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं है, आगे जाके अच्छे से समझ में आएगा। देखो जहां भी आपको ट्रेन के डब्बे दिख जाए ना, ट्रेन के डब्बे कैसे, ट्रेन के डब्बे अभी बता देता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, चार्ज को घूमने के लिए जगह मिल जाती है, वो पूरी ट्रेन पे घूम सकता है, ठीक है। जहां भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख जाए वहां पे ध्यान रखना है, आगे जाके अच्छे से समझ में ये आ जाएगा।
अब देखो इसमें चेक करो रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी। देखो ये ए, फिर डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर दुख है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां रेजोनेंस होगी। अब नेक्स्ट देखो ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर फ्री रेडिकल है, मतलब रेजोनेंस है। और ये हो जाएगी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैंने क्या बोला था, सी आगे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक सिस्टम हो गया, मतलब यहां रेजोनेंस नहीं पाई जाएगी। अब देखो इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब यहां रेजोनेंस प्रेजेंट है। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ये बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर कुछ भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसमें देखो ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, दुख है, फ्री रेडिकल है, मतलब यहां रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो चेक कर लेते हैं। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर दुख है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां रेजोनेंस है। इधर देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई ये ए, फिर डबल बॉन्ड, ये बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस साइड से तो इसमें रेजोनेंस है। अब इस साइड से देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इससे भी रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट भी है और दोनों साइड से मतलब अच्छी खासी रेजोनेंस है। इसमें देखते हैं भाई, देखो ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ब्लॉक सिस्टम है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इनमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई चेक करते हैं। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस तो प्रेजेंट है। इधर देखते हैं, देखो जी ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को घूमने के लिए इतनी जगह मिलेगी, मतलब रेजोनेंस यहां प्रेजेंट है। और रेजोनेंस की अमाउंट जो है, देखो इस पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ यहां तक की जगह मिल रही थी, इसको देखो यहां तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो रेजोनेंस की अमाउंट इसमें ज्यादा है, तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं। देखो जी ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, और पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को घूमने के लिए पूरी ही जगह मिलेगी, पूरी ही जगह मिलेगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की अमाउंट इसमें बहुत बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस तो तीनों में थी, पर रेजोनेंस की अमाउंट किसमें ज्यादा है, चार्ज कितना घूम सकता है, उससे देख लिया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा, इसमें 2 बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, कुछ ऐसे करना है। अब देखो दोस्तों, ये कुछ जरूरी नामकरण है जिनको याद करना बहुत ही जरूरी है, और आपको याद नहीं करना है भाई, मैं आपको याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या। कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने देखा है ना वही चीजें देखनी है बस। देखो ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब भाई यहां रेजोनेंस हो रही है, तो ये अलाइलिक है, ये बढ़िया स्टेबल है। विनाइलिक में क्या है, देखो भाई ए डबल बॉन्ड बी और बी के ऊपर ही चार्ज आ गया है, हाईली अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड के पास ही दिख जाए ना आपको दुख, तो हाईली अनस्टेबल है ना। इधर वही सेम चीज है, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड फिर सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज भी पूरा घूम सकता है, देखो कितना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये बेंजाइलिक है, बढ़िया स्टेबल है। इधर आप देखोगे, देखो ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे क्या है, ब्लॉक सिस्टम है, और इधर से चलोगे ए डबल बॉन्ड बी, बी के ऊपर ही फिर चार्ज आ गया है, मतलब बहुत ही खराब सिस्टम है भाई, अराइलिक बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब बात आती है नाम कैसे याद करें। देखो भाई, एक कॉमन देसी भाषा में बता रहा हूं। देखो बेंजाइलिक, बेंजीन, पहले बस याद करते हैं कि रिंग वाले कौन से हैं, साइक्लिक कौन से हैं, रिंग वाले कौन से हैं, और सीधे सीधे बिना रिंग वाले कौन से हैं। ठीक है, तो देखो बेंजीन का लेना देना है, मतलब बेंजीन कैसी होती है, जाहिर सी बात है ऐसी दिखती है, तो ये रिंग वाला है। अराइलिक, अराइलिक कंपाउंड है ना, ये वर्ड ही बोल रहे हैं, अराइलिक मतलब ये साइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड है, तो ये क्लियर हो गया, बेंजाइलिक और अराइलिक होंगे रिंग वाले, अलाइलिक और विनाइलिक होंगे सीधे सीधे बिना रिंग वाले, इतना अपने को याद हो गया।
अब देखो, एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज है। इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, ये स्टेबल है, तो मतलब ये बहुत अच्छा है। इसमें तो बहुत ही गंदा सिस्टम है, ये अनस्टेबल है, ये अच्छा नहीं है। तो मर्सिडीज बेंज अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बहुत अच्छी चीज है, आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाती है मर्सिडीज बेंज। तो बेंज आ जाए मतलब वो अच्छी चीज है, वो स्टेबल है। अराइलिक हो जाएगी बुरी चीज है। अब ऊपर देखते हैं, देखो भाई यहां पर क्या है, रेजोनेंस हो रही है, ये बहुत ही स्टेबल है, बहुत अच्छी चीज है, और ये बुरी चीज है, हाईली अनस्टेबल। अब विनाइल से याद रखना, फिनाइल, तो फिनाइल एक बुरी चीज है, इंसानों के लिए तो एटलीस्ट बुरी चीज है ना, फिनाइल से है ना दूरी रखो बच्चों को। तो फिनाइल है, बुरी चीज है, अनस्टेबल है, और ये स्टेबल है भाई, है ना, अलाइलिक। ये याद हो गया अपने को। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दी गई, जैसे यहां पर दो हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी आप कैसे चेक करोगे? तो इसकी बेहद खतरनाक, बेहद तगड़ी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आती, आपको याद रखना है क्या, बॉन्ड, BOND, आपका काम खल्लास हो चुका है। अब हम देखते हैं इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। देखो जी, हमारे पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बी के पास जाएंगे। बी ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो ओ के पास जाएंगे। इसने कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो एन के पास जाएंगे। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जाएंगे डी के पास, और डी से तो क्वेश्चन सॉल्व होकर ही रहेगा, काम खत्म है। ठीक है, अब इनका मतलब देख लेते हैं। देखो बी का मतलब है यहां बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कौन से, पाई बॉन्ड, मतलब क्या है, जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओ से मतलब है यहां ऑक्टेट से, जाहिर सी बात है, सबको पता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट इनकंप्लीट होगा वो कम स्टेबल होगा। एन से हम जाएंगे पहले न्यूट्रलिटी की तरफ, फिर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिस्ट्री में तो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो कम स्टेबल होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। अपने को पता ही है चार्ज जो होते हैं वो दुख होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने को इस पे जाना है, नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जी, जो नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या बोलता है, देखिए जी, चार्ज है, मान लीजिए ऑपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ऑपोजिट चार्ज है वो जितना पास रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना स्टेबल रहेंगे। जबकि सेम चार्ज की बात कर ली जाए कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनको जितना दूर रखो उतना बढ़िया है, जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। सेम ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपल्शन मारेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना पास होंगे उतना अनस्टेबल रहेंगे। ये सिंपल से फंडे हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो इसमें बताना है आपको कौन ज्यादा स्टेबल है, ये अपनी वही वाली ट्रिक हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम गए बी के पास, जिसमें अपने को पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, एक, दो, इसमें कितने हैं, दो पाई बॉन्ड हैं, और इसमें कितने हैं, एक ही पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें दो है तो ये जीत गया, आगे जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले B4 पाई बॉन्ड अपने को देखने हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड एक, एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितना है, एक, इसमें भी एक है, तो बी वाला तो अपना फ्लॉप हो गया। तो बी वाला रूल फ्लॉप होने की वजह से हमें जाना पड़ेगा ओ के पास, ओ यानी ऑक्टेट। आप चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट मिलेंगे, ये रूल भी आपका फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद अपने को एन के पास जाना पड़ेगा, एन के पास भी किसके पास है, न्यूट्रलिटी वाले के पास है। देख लीजिए भाई, देखो इस पूरे के पास कितना चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे के पास कितना चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी बराबर है, तो न्यूट्रल वाला भी फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा सुखी रह पाएगा, ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। तो भाई ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये वाली।
अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला रूल भाई, बी फॉर पाई बॉन्ड देखने हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। इसके पास कितने हैं? 3 है। इसके पास 1 2 3। इसके पास भी कितने हैं? 3 है। 3 3 बराबर है, तो ये रूल फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट अपने को जाना पड़ेगा ओ यानी ऑक्टेट वाले के पास। तो आप चेक कर लो, सबके ऑक्टेट बराबर मिलेंगे, ये आपका फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को जाना पड़ेगा एन यानी न्यूट्रलिटी के पास। देखो इसके पास नेट चार्ज कितना है? एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। इसके पास कितना चार्ज है भाई? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज भी बराबर है, तो न्यूट्रल वाला भी फ्लॉप हो गया, कोई भी न्यूट्रल है ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है? देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर। इसमें पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर, ये चीज भी बराबर है। नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो ये वाला भी अपना बराबर है, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। अब अपने को जाना पड़ेगा डिस्टेंस वाले के पास। डिस्टेंस क्या कहता है? देखिए जी, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज हैं। ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट चार्ज जितने पास रहें उतनी अच्छी बात है। देखो ऑपोजिट चार्ज कितनी दूर है, तो जितने पास रहें उतनी अच्छी बात है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अब हम जिस तरीके से मीजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, मुझे नहीं लगता इससे शॉर्ट तरीका, इससे फास्ट तरीका, इससे एक्यूरेट और इससे स्मार्ट तरीका कोई मीजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने का हो सकता है। क्वेश्चन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जो भी एक्सेप्शन है, जहां पे कंफ्यूजन होती है और चीजें एग्जाम में याद भी आपको रह पाए, पूरा उस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है ना। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना और एक एक चीज को ध्यान से यहां पर देखना। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आएगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ेंगे कि यहां पर मान लो OH लगा हुआ है, कुछ भी है, कार्बोकटायन है, कुछ भी है, उसके रिस्पेक्टिव यहां पर ग्रुप लगे होंगे, है ना। अब पोजीशन के नाम याद कर लो। ये रिंग है अगर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। फिर भी आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो ओमपुरी याद रखना, ओमपुरी याद रखना, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ग्रुप होंगे, या फिर यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, -m+m, वो हम बाद में बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा आपको मीजोमेरिक इफेक्ट का। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, देखो जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो हमने ऐसे कार्बन की चेन बनाई थी और यहां पर हमने मान लो -I वाला फ्लोरीन यहां पर लगा दिया। अब फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। और हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पर काम कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, फिर थोड़ा कमजोर हो गया यहां पर, फिर बिल्कुल ही कमजोर हो गया यहां पर, और 3 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? खत्म ही हो जाता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कि जैसे जैसे फ्लोरीन से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है? उसका इफेक्ट कमजोर होता जा रहा है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये बात अपने को समझ में आ गई। जबकि हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें, है ना, हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो देखो ऑर्थो पोजीशन इसके सबसे नजदीक है, फिर उससे दूर है मेटा, फिर सबसे दूर है पैरा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में डिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जैसा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, सेम वैसा ही मेटा पे, सेम वैसा ही पैरा पे। ये बात याद रखना कि डिस्टेंस का मीजोमेरिक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्थो हो, मेटा हो, पैरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तीसरी बात, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट का बाबूजी, दादाजी, परदादाजी होता है। मतलब जहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट आ गया वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की कोई भी औकात नहीं होती है। मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, उससे आंसर आ गया तो आपको इंडक्टिव तक जाना ही नहीं है। बट अगर मीजोमेरिक इफेक्ट से आंसर ना आ पाए, है ना, इक्वल निकल जाए, बराबर निकल जाए, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इंडक्टिव पर जाना ही पड़ता है। तीसरी बात हो गई 1 2 3, है ना। ध्यान देना, एक एक चीज पे ध्यान देते हुए चलना। ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है? देखो +m ग्रुप कौन से होंगे? जैसे हमने किया था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट में किया था -I ग्रुप और +I ग्रुप, सेम वैसे ही इसमें +m -m। +m कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन को जो देंगे, डोनेट करेंगे। -m कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन को जो विदड्रॉ करेंगे। मतलब अगर यहां पर +m ग्रुप लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, और -m लगा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। ये बात अपने को समझ में आ गई। डिस्टेंस की बात हम कर चुके हैं कि मान लो +m ग्रुप यहां लगा है या फिर यहां लगा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की जो शक्ति है यहां भी सेम होगी, यहां भी सेम होगी। डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और अब इसमें एक और पॉइंट, ये जो 3 चीजें हैं ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 100 तरीके की चीजें आपको, है ना, उलझा देंगी। तो इन 3 चीजों को पकड़ के चलोगे ना तो आपको मीजोमेरिक इफेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 3 चीज रूल बना लो, ये बिल्कुल 50 स्टार, 100 स्टार, 200 स्टार लगा
लगा लो, ये 3 आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी ही नहीं। पहली बात है, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, ठीक है। M फॉर मेटा, M फॉर मीजोमेरिक, तो M बिल्कुल कैंसिल कर दो। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, मतलब इस पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट 0 हो जाता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर वो काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम प्लस M माइनस M के ग्रुप देखेंगे, है ना, वो बाद में देखेंगे, उसकी ट्रिक भी बहुत प्यारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बात समझ लो कि जहां पर CH3 ग्रुप आ जाए ना, याद रखना वो प्लस M ग्रुप है, और प्लस M में भी वो सबसे वीकेस्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये वो मीजोमेरिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन में मत याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, CH3 जो ग्रुप है वो प्लस M, उसको प्लस M की तरह ट्रीट करना, और उसका प्लस M जो प्लस M वाले ग्रुप वाले बंदे होंगे उनमें सबसे कमजोर उसका प्लस M इफेक्ट होगा, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हेलोजेंस होंगे, जो अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे, उनमें मीजोमेरिक इफेक्ट को देखना ही नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है, सिर्फ इंडक्टिव को देखना है, उनका मीजोमेरिक इफेक्ट ना के बराबर होता है, उसमें देखना ही नहीं है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके यही गलत करवाएंगे, ठीक है। ये बात अपने को समझ में यहां पर आ चुकी है ना, और ये अपनी जड़ी बूटी है, ये बहुत काम आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस M इफेक्ट शो करते हैं और कौन से ऐसे ग्रुप हैं माइनस M शो करते हैं, है ना, और उनके ऑर्डर को कैसे याद रखें। तो जब भी कुछ मुश्किल चीज आती है याद करने की, तब आती है केवी एजुकेशन की बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ट्रिक। सबसे पहले हम प्लस M की ट्रिक देखने वाले। वो 2 लड़कियां एक क्लास में पढ़ती थी, है ना, बहुत प्यारी लड़की थी। जितनी भी नेहा नाम की लड़की ये वीडियो देख रही है उनसे थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है। तो 2 लड़कियां नेहा नाम की एक क्लास में पढ़ती थी, एक थी नेहा नेहरा, एक थी नेहा कौर, है ना, एक नेहा नेहरा, एक नेहा कौर, एक ही क्लास में पढ़ती थी, और दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम एक जैसी थी। जो क्लास के बच्चे थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, कौन सी नेहा नेहरा है, कौन सी नेहा कौर है, अब कैसे पता लगाएं। तो इन दोनों में से एक जो थी वो ज्यादा लड़ती थी, एक थी वो अशांत स्वभाव की थी। तो ज्यादा लड़ती थी मतलब वो एसिडिक टाइप की थी, और जो अशांत थी वो बेसिक, है ना, एल्कलाइन टाइप की थी, है ना। तो हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया, पीएच के बेस पे। पीएच के बेस पे कैसे, है ना, एक एसिडिक एक बेसिक। तो यही अपनी ट्रिक है कि ओए मैं आपको बोल रहा हूं, ओए नेहा नेहरा एंड नेहा कौर को पीएच के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या है, अभी सिर्फ यहां पे जो लाल में रेड कलर में लिखा है उस पे ध्यान देना है कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। तो ये अपने प्लस M का ऑर्डर बनके तैयार हो गया है। ओए से आया O नेगेटिव, नेहा से NH2 ग्रुप, नेहरा NHR ग्रुप, और OR ग्रुप आ गया, नेहा से फिर NHCOR ग्रुप आ गया, फिर कोर से OCOR आ जाएगा, फिर P से फिनाइल आ जाएगा, H से हेलोजेंस आ जाएगा। ये अपना प्लस M का ऑर्डर बनके तैयार है, ठीक है। अब यहां पर एक मजे की बात है कि माइनस M वाले कौन से होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो इस ट्रिक में नहीं है वो माइनस M वाले हो जाएंगे। और माइनस M के लिए मैं आपको एक लॉजिक और बताना चाहूंगा। देखो ये होते हैं अपने माइनस M वाले ग्रुप, माइनस M वाले ग्रुप, है ना। अब यहां पे जो ये वाले हैं ना, इसको ऐसे याद रखना, अपनी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहां पर सारे क्या आ रहे हैं, एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आ रहे हैं, और ये कीटोन आ गए, ठीक है। अब यहां पर ये जो 2 हैं ये याद रखना कि NO2 ग्रुप एंड साइनाइड ग्रुप, ये भी माइनस M शो करते हैं। बट यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट याद रखना कि माइनस M में जिनमें नाइट्रोजन आ जाए, मैंने क्या बोला कि माइनस M, ये सारे ही माइनस M हैं, माइनस M वाले जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वो स्ट्रॉन्ग माइनस M शो करते हैं कंपैरेटिव टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 2 नाइट्रोजन वाले, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, और फिर हमने क्या किया कि जिनमें नाइट्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग माइनस M शो करेंगे, किनसे, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। ये बातें बिल्कुल ही अपने को समझ अच्छे से आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि बताओ कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे होगी, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, देखो OR ग्रुप, NO2 ग्रुप पहले तो चेक करो माइनस M है या प्लस M है। तो अपनी ट्रिक से हम इजीली बता देंगे कि OR ग्रुप क्या है, अपना प्लस M शो करेगा, और NO2 ग्रुप क्या करेगा, माइनस M शो करेगा। प्लस M मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस M मतलब